सो एंजाइम्स, एंजाइम्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट बेटा, these are biocatalysts and these are organic in nature. These are organic in nature. Organic जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये ऑर्गेनिक के नेचर में, वैसे ही बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचर में है। तो बच्चे ऑर्गेनिक में भी कौन सा पर्टिकुलर कंटेंट रहेगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कौन सा पार्ट बनाते हैं हमारे पास एंजाइम? तो बच्चे मैं बता दूं यहाँ पे ऑर्गेनिक है एंड बच्चे मोस्टली प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीनेशियस इन नेचर, यानी कि ये प्रोटीन से बने होते हैं। और बच्चे वो भी टर्शरी स्ट्रक्चर, एटलीस्ट दे शुड हैव टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन में 4 लेवल थे स्ट्रक्चर के, प्राइमरी लेवल स्ट्रक्चर, सेकेंडरी लेवल स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो एंजाइम्स जो है उसे अपना फंक्शन करने के लिए एटलीस्ट टर्शरी स्ट्रक्चर चाहिए प्रोटीन का। तो बच्चे एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पे। हम क्या कह रहे हैं, ये मोस्टली प्रोटीन्स है, मतलब आपको नियरली जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन नेचर के मिलेंगे। लेकिन वी हैव सम एंजाइम्स व्हिच आर डिस्कवर्ड फर्दर एज आरएनए। बच्चे आरएनए बेस्ड एंजाइम्स आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स। वो एंजाइम्स जो कि आरएनए बेस्ड है, जिनका स्ट्रक्चर आरएनए से बना हुआ है, उन्हें राइबोजाइम कहा जाता है बेटा। एंड द एग्जांपल हियर इज राइबोन्यूक्लियस पी। 2 एंजाइम्स है हमारे पास सिर्फ आरएनए बेस्ड, उन्हीं का नाम लिख रहे हैं। तो राइबोन्यूक्लियस पी एंड L19 आरएनएस, L19 आरएनएस, ये 2 एंजाइम आरएनए बेस्ड हैं। अब ये आरएनए बेस्ड एंजाइम जो है, जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो अल्टीमेटली माना गया था कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं बल्कि आरएनए रहा होगा। रीजन बिहाइंड कि आरएनए जो है उसमें अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होती है और दूसरा एंजाइम एक्टिविटी भी हो सकती है। दैट्स व्हाई पहली बार यही जेनेटिक मटेरियल आया होगा जिसने दोनों पर्पस फुलफिल किए। बट लेटर ऑन जरूरत के हिसाब से उस स्टेबिलिटी लाने के लिए आरएनए डीएनए में चेंज होगा। आप फर्दर क्लास में यानी कि 12th क्लास में पढ़ोगे कि डीएनए जो है इट इज वे मोर स्टेबल देन आरएनए, बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहता है। दैट्स व्हाई टाइम के साथ आरएनए चेंज हुआ डीएनए में ताकि स्टेबिलिटी अटेन हो सके। बट पहला जेनेटिक मटेरियल आज भी आरएनए ही माना जाता है जो पहली बार बना होगा किसी ऑर्गेनिज्म में। तो बच्चे दिस इज अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंजाइम, ठीक है। अब बच्चे एंजाइम के बारे में कुछ और चीजें हैं जो मैं बता देती हूँ। तो बच्चे एंजाइम जो है इट इज हाईली स्पेसिफिक टू इट्स सबस्ट्रेट। वो अपने सबस्ट्रेट को लेके बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस सबस्ट्रेट पे उसे काम करना है वो उसी पे काम करेगा। और बच्चे दूसरा इट इज हाईली susceptible to temperature, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, it works in a narrow range of temperature, narrow range of temperature, मतलब काफी लंबा रेंज नहीं होता इससे काम करने का। तो बच्चे एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट। अगर इनको नॉर्मल कैटलिस्ट से भी कंपेयर किया जाए तो नॉर्मल कैटलिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये एंजाइम्स जो है दे आर हाईली ससेप्टेबल टू सबस्ट्रेट, है ना। तो बच्चे
हाईली स्पेसिफिक टू इट सबस्ट्रेट, बट नॉर्मल जो कैटलिस्ट होते हैं जो केमिस्ट्री में आप यूज करते हो वो अपने सबस्ट्रेट को लेके स्पेसिफिक नहीं होते, वो वाइड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट्स और रिएक्टेंट्स के साथ काम कर सकते हैं। और ये बच्चे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करते हैं, बट सेम थिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉर्मल कैटलिस्ट। नॉर्मल कैटलिस्ट जो है वो काफी वाइड रेंज पे काम कर लेता है टेम्परेचर पे, और कैटलिस्ट जो है वो बॉडी के बाहर काम करते हैं और एंजाइम जो है वो बॉडी के अंदर काम करते हैं। ये 4 मेजर डिफरेंसेस हैं जो आप इन दोनों में फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पे लिखा मैंने ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रेंज है हमारे पास बॉडी में टेम्परेचर की, तो हमारे पास जिस बॉडी में एंजाइम्स जो है, जो ह्यूमन एंजाइम्स हैं, दे आर फंक्शनल और बेस्ट वर्क्स एट 37 डिग्री सेल्सियस। वो 37 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट काम करते हैं एंड स्टार्ट्स डिग्रेडिंग आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद अल्टीमेटली वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये प्रोटीन होता है ना मेनली नेचर में, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने पर उसका स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाते। लेकिन बच्चे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, हॉट वेंट्स से, तो काफी सारे बैक्टीरिया वहां पे पाए गए हैं। तो बच्चे, तो सम ऑर्गेनिजम्स have enzymes that are functional at 80 to 90 degrees Celsius. और बच्चे कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, हॉट वेंट्स, यहाँ पे उनको हम यूज भी करते हैं बेटा, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए यूज भी करते हैं, जो आप अगेन फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। तो बच्चे अब एंजाइम जो है वो ये सब प्रॉपर्टी कैरी करता है। तो बच्चे अब एंजाइम जो है एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या तरीका है उसका काम करने का, वो कर क्या रहा है? तो बच्चे फंक्शन ऑफ एंजाइम, फंक्शन क्या है एंजाइम का, वो किस तरीके से काम कर रहा है एक्चुअली एक बेसिक लेवल पे जानते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो बच्चे एंजाइम एक्चुअली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बॉडी में रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन से मतलब है मेटाबॉलिज्म को लेकर, तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन हम डायरेक्टली यहाँ पे टर्म लिख रहे हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल सेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी जो कि साइमल्टेनियसली वर्क कर रही होती है। तो बच्चे अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। तो कितना प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे बन रहा है उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो मतलब अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है तो एंजाइम उस प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है उस टाइम तक। तो बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेंशन्ड दिस वे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड डेल्टा टी यानी कि टाइम पास्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कितना टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो एंजाइम इसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जो एनसीईआरटी की एग्जांपल है और उतनी एफिशिएंट एग्जांपल है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है। कैसे? हमारे पास एक एग्जांपल है दैट इज ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस
ये एंजाइम जो है बच्चा ब्लड प्लाज्मा में भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिलता है ब्लड आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर इसका अमाउंट ज्यादा रहेगा। तो बच्चे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये करता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ा रहा है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है उसकी प्रेजेंस में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के। ये एक्चुअली रिएक्शन क्या करवाता है पहले वो देखते हैं। इट एक्चुअली कंबाइंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो बच्चे विदाउट एंजाइम क्या होगा, अगर हम बिना एंजाइम के बात करें, विदाउट एंजाइम हमारे पास नियरली 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बनेंगे विदाउट एंजाइम। लेकिन अगर हम बात करें विद कार्बोनिक एनहाइड्रेज यानी कि विद एंजाइम, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बच्चे। लेकिन ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो है वो पर आवर नहीं है, वो पर सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में 2 लाख मॉलिक्यूल्स, बट 1 घंटे में बिना एंजाइम के 200 मॉलिक्यूल्स। कितना मेजर डिफरेंस है, 80% से भी ज्यादा रेट इंक्रीज हो गया रिएक्शन। तो सोचो बॉडी क्यों ना प्रेफर करे एंजाइम का प्रेजेंट होना। और सबसे बड़ी बात है एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट तो रहता है, लेकिन रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट के साथ इन्वॉल्व नहीं होता और प्रोडक्ट में कभी नहीं दिखेगा। वो अपना काम करेगा और बाहर निकल जाएगा, इन्वॉल्वमेंट भी नहीं शो कर रहा, यानी कि प्रोडक्ट को खराब भी नहीं कर रहा। तो बिना खराब और बिना मिक्सिंग किए हमारे पास इतना अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो बॉडी ऑब्वियसली प्रेफर करेगी कि चीज इतनी जल्दी बन जाए और बॉडी इतना एफिशिएंटली काम कर पाए, है ना। तो इसीलिए एंजाइम आए। तो बच्चे ये है पूरा एंजाइम का काम करने का तरीका, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की, ठीक है, जो एंजाइम का स्ट्रक्चर बताएगा, काम करने का तरीका बताएगा डिटेल में इनफैक्ट, और उसके बाद हम उसका कोर जानेंगे कि एंजाइम एक्चुअली करता क्या है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो बच्चे एंजाइम जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल ले रहे हैं भाई, इस तरीके से। ये कोई एक एंजाइम है और ये है एक पॉकेट जो एंजाइम में प्रेजेंट रहती है। तो मुझे देखने में बहुत सिंपल स्ट्रक्चर लग रहा है, मैं एक्चुअली बता दूं प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था टर्शरी लेवल पे वो 3D स्ट्रक्चर लेता, तो इस तरीके से कुछ 3D स्ट्रक्चर होगा। तो कॉइलिंग करते करते ऐसा अरेंजमेंट आया जिसकी वजह से एक पॉकेट क्रिएट हो गई है बेटा यहाँ पर बीच में, यानी कि स्ट्रैंड ही है, पॉलीपेप्टाइड चेन ही है जिसने 3D कॉइलिंग की और 3D कॉइलिंग के दौरान पॉकेट बन गई। अब इस पॉकेट पे इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है बच्चे, वो इसीलिए बिकॉज दिस इज और दिस पॉकेट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। इसे एक्टिव साइट कहा जाता है। एंड दिस एक्टिव साइट is a particular site where substrate binds, is a site where substrate binds and gets converted into product। और बच्चे यही वो साइट है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो बच्चे क्या एंजाइम जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा? कभी नहीं। एंजाइम जो है इट नाइदर स्टार्ट्स और ना स्टॉप्स द रिएक्शन। वो ना ही स्टार्ट करता है ना स्टॉप करता है रिएक्शन को। इट्स फंक्शन इज जस्ट टू स्पीडन अप द रिएक्शन। यानी कि एंजाइम नहीं भी होगा तो भी रिएक्शन हो गया। खुद देख रहे हो कार्बनिक एनहाइड्रेज की एब्सेंस पे भी रिएक्शन हो रही थी, बट द रेट वाज स्लो। रेट स्लो था बट रिएक्शन तो हो रहा था ना।
तो एंजाइम का काम रिएक्शन को स्टार्ट या स्टॉप करना नहीं है, वो सब सिर्फ स्पीडन अप करता है रिएक्शन को। यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना था और नए बॉन्ड्स बनाने थे। एंजाइम ने क्या किया, उन बॉन्ड्स को तोड़ने में और नए बॉन्ड्स जोड़ने में हेल्प कर दी बस, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो फास्ट हो गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये है एंजाइम का स्ट्रक्चर एंड इट इज द टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि 3D स्ट्रक्चर। अब बच्चे काम कैसे होगा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वो भी जान लेते हैं कि एंजाइम काम किस तरीके से करता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं कि एंजाइम है, सेम एंजाइम ये ले रहे हैं। ठीक है, एंजाइम है और उसके साथ ये है कोई सबस्ट्रेट जिसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो ये है सबस्ट्रेट। हम सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं कि वो फिजिकली कंपैटिबल है इस एक्टिव साइट के साथ। ठीक है, तो अदरवाइज एक केमिकल कंपैटिबल होता है, इस एक्टिव साइट में जो ग्रुप्स होते हैं ना वो सबस्ट्रेट के ग्रुप के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी रखते हैं वीकली, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर वहां पे रहता है। जब प्रोडक्ट बनता है उसमें ग्रुप्स का अरेंजमेंट चेंज होता है तो वो यहाँ पे बाइंड नहीं रह पाता, रिलीज हो जाता है। तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है एंजाइम प्रोडक्ट, एंजाइम। तो बच्चे अब क्या करेगा एंजाइम जो है वो अब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा, क्योंकि कंपैटिबल था और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी होता है सबस्ट्रेट को लेकर, तो जैसे सबस्ट्रेट को यहाँ पे साइट पे उसने बाइंड कर दिया। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर गया। तो बच्चे ये जो कॉम्प्लेक्स बना जिसमें सबस्ट्रेट बाइंड कर गया एक्टिव साइट पे, तो उसे कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो बच्चे ये कॉम्प्लेक्स वो है जो बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है, जस्ट सबस्ट्रेट बाइंड किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, रिलीज हो गया, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल सा टाइम दिखेगा आपको। और बच्चे इसी दौरान क्या हो रही होती है, ट्रांजिशन हो रही होती है और बहुत छोटे फेज के लिए ये रहता है। तो इसीलिए ये फेज जो है जब हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है उसे ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज मतलब इसी वो फेज जिस दौरान ट्रांजिशन हो रही है, यानी कि चेंजेस हो रही है। ठीक है, अब मुझे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जो सबस्ट्रेट बाइंड किया है वो नेग्लिजिबल टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में प्रोडक्ट पे चेंज होता है, हो जाता है। लेट्स से दिस वे। अगेन मैं फिजिकल चेंजेस इसमें दिखा रही हूँ, बट इट्स नॉट एट ऑल अबाउट फिजिकल चेंजेस, वो केमिकल चेंजेस हैं जो सबस्ट्रेट में होंगे। लेट्स से कुछ ऐसे ग्रुप थे जो सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी रखते थे, लेकिन जब एंजाइम ने के साथ मिलकर सबस्ट्रेट ने बॉन्ड्स पुराने तोड़े, नए बनाए, कुछ ग्रुप्स रिलीज किए, तो उस दौरान क्या हुआ, अब प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट बनने के बाद वो ग्रुप्स जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहे थे सबस्ट्रेट को, वो अवेलेबल नहीं रहे, जिसकी वजह से अब ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे बना है, जो भी एंजाइम के साथ मिलकर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो प्रोडक्ट जो है वो इजीली रिलीज हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, एंजाइम जो है वो अपनी नई एक्टिविटी के लिए नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, अनलेस अनटिल वो खत्म ना हो जाए, और प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा अपनी एक्टिविटी के लिए। दैट्स द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म। तो एंजाइम पहले सबस्ट्रेट के साथ मिलता है,
जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाएगा। और ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन फेज बनाते हैं, यानी कि जिस दौरान चेंजेस होंगी, ट्रांजिशन होगी, सबस्ट्रेट का ट्रांजिशन होगा इनटू प्रोडक्ट, और बच्चे जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो वो एंजाइम के साथ मिलकर बनाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, ये प्रोडक्ट ये एक्चुअली अवेलेबल नहीं होता, जैसे ही प्रोडक्ट बनता है वैसे ही रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाता है प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो जाएगा, एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट खाली हो जाएगी और अब खाली साइट दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड कर पाएगी। तो इसी तरीके से एक्टिविटी चलती रहती है जब तक एंजाइम डिग्रेड ना हो जाए। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सो बच्चे एंजाइम्स पर हम बात करने जा रहे हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी की। यानी कि किस तरीके से एंजाइम स्पेसिफिक है। तो बच्चे जैसे मैंने कहा कि दो हाइपोथेसिस करेंगे, जस्ट ब्रीफली करेंगे। फर्स्ट वन इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस, this hypothesis was given by Emil Fisher। तो एमिल फिशर का कहना था कि सबस्ट्रेट जो है वो बिल्कुल एक लॉक की तरह है, और लॉक में जैसे पोर्टल होता ना की के लिए, वैसे इस एंजाइम में एक्टिव साइट होती है, और इस लॉक में सबस्ट्रेट ऐसे फिट होता है जैसे कि उस लॉक के पोर्टल में फिट हो जाती है। यानी कि एमिल फिशर का कहना क्या था, एमिल फिशर का कहना था कि जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है ये दोनों रिजिड है, यानी कि स्टिफ है, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते हैं, इनमें फिटिंग और उनके स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट ऐसा है कि आपस में फिजिकली फिट हो जाते हैं। और वो फिटिंग जो है वो कुछ ग्रुप्स इन्वॉल्व करती है, जैसे थायोल ग्रुप, जैसे एसएच ग्रुप जिसे आप कहते हो, NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप, जो प्रोटीन के मेन ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स इन्वॉल्व करती है बाइंडिंग के लिए। तो एमिल फिशर का कहना ये था कि एंजाइम हो चाहे सबस्ट्रेट हो, ये दोनों रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड वन, यानी कि सेकंड हाइपोथेसिस, दैट इज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, which was given by Korsland। given by Korsland। मुझे कॉर्सलैंड का कहना था कि एंजाइम जो है वो लॉक की तरह नहीं होता, एंजाइम जो है बिल्कुल एक ग्लव की तरह होता है। He related enzyme to glove, like Emil Fisher related enzyme to lock, but substrate to hand। तो कॉर्सलैंड सेड कि जैसे हैंड पे जब ग्लव डाला जाता है, नॉर्मली ग्लव क्या होता है, इरेगुलर शेप सा, फ्लैसिड सा, लूज सा होता है, तो हाथ में डाला जाता है तो हाथ जो है उसका, हाथ जो है वो ग्लव्स में फिट हो जाता है ग्लव की स्पेस के अकॉर्डिंग, और ग्लव जो है वो अकॉर्डिंगली हाथ की शेप ले लेता है। बिल्कुल, तो बच्चे बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा कि एंजाइम जो है वो बिल्कुल ग्लव की तरह फ्लेक्सिड है, यानी कि वो रिजिड नहीं है, वो नॉन रिजिड है, वो अपनी शेप चेंज करेगा, बट सबस्ट्रेट रिजिड है। यहाँ पे क्या है, दोनों को रिजिड कहा गया था, यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट को रिजिड कहा गया है बट एंजाइम को नहीं। बट उन्होंने क्या दिखाया था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैं एक को मार्क कर रही हूँ कैटालिटिक ग्रुप। कैटालिटिक ग्रुप जो रिएक्शन को फास्ट करवाता है, कैटालिसिस करता है, और दूसरा बटरेसिंग ग्रुप जो सपोर्ट करता है सबस्ट्रेट को। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही अगर सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट हैज अ शेप लाइक दिस, अगर सबस्ट्रेट आएगा तो अकॉर्डिंगली एंजाइम जो है उसका एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है। ठीक है, वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है दिस वे। ये बटरेसिंग ग्रुप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कैटालिटिक ग्रुप जो से
होल्ड करके रखेगा, कैटालिटिक ग्रुप जो कैटेलाइज कर रहा है चीजें। तो इस तरीके से उनका कहने का मतलब था। अब बच्चे सोचने वाली बात है, इन दोनों ने अपने अपने लेवल पे काम किया और चीजों को एनालाइज किया, लेकिन इन दोनों में से कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो सही है, जिसमें दोनों को रिजिड कहा गया है या फिर सिर्फ सबस्ट्रेट को रिजिड कहा गया। बट बच्चे एक्चुअली जो है ना, हमारे पास एंजाइम टू एंजाइम वेरिएशन भी रहती है और डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट एक्टिविटीज देखी गई। सो अभी तक हम इन दोनों हाइपोथेसिस को यदि एक्सेप्टेंस देते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये दो हाइपोथेसिस है जो बताए गए हैं स्पेसिफिसिटी के लिए, ठीक है। सो बच्चे एंजाइम स्पेसिफिसिटी हो गई, यानी कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है ये हमने जान लिया। लेकिन बच्चे अब एक्चुअल प्रिंसिपल जान लिया जाए कि एंजाइम जो है उसने किया क्या। कुछ नहीं, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया, उसको प्रोडक्ट में चेंज किया। कैसे? फास्टली, है ना। तो फास्टली चेंज किया कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया। लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया कैसे, वो जान ले गए। तो बच्चों उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। So what is that activation energy? Activation energy is actually a minimum amount of energy, not maximum, just minimum, जो कम से कम एनर्जी जो एक रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चाहिए। स्टार्ट होने की बात नहीं कर रहा है, रिएक्शन को प्रोसीड यानी कि स्टार्ट होने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए चाहिए, पूरा होने के लिए चाहिए वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम तो जितनी मर्जी दे दो, पर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। सो बच्चे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड अ रिएक्शन, minimum amount of energy required for proceeding of reaction starting में लिख देती हूँ, starting and proceeding of reaction is called as activation energy, ठीक है। सो बच्चे इसके लिए मैं ग्राफ बना रही हूँ, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इस एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में हम यहाँ पे ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंपोनेंट एंड दैट्स द टाइम, ठीक है। और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन, जस्ट प्लॉट कर लेते हैं और रिएक्शन सीक्वेंस। अब बच्चे पोटेंशियल एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन जो है हमने यहाँ पे देख लिया, प्लॉट कर दिया, दोनों एक्सिस पे रख लिया है। तो बच्चे अब सबस्ट्रेट जो है उसकी कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी चीज हो जिसमें एनर्जी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी हर किसी सबस्ट्रेट की अपनी रहती है। तो बच्चे यहाँ पे सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी है अभी, पर क्या हुआ, किसी तरीके से उसको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिली तो उसमें रैंडमनेस आना शुरू हो गई, रैंडमनेस आई और एक पॉइंट ऐसा हुआ उसे स्टिमुलस मिला और अल्टीमेटली उसने रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो ये आ गई प्रोडक्ट। मतलब सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी थी, पर वो एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ गया और प्रोडक्ट बन गया। और ये थी सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी, ये। और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है अभी फिलहाल इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो बच्चे ये जो एनर्जी सबस्ट्रेट ने अटेन की ना, ये वाली एनर्जी, ये एनर्जी जो है यहां से लेकर यहां तक जो एक्स्ट्रा गेन करी जस्ट टू स्टिमुलेट और इनिशिएट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी आई ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, बट दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज विदाउट एंजाइम, ये एनर्जी विदाउट एंजाइम है। और बच्चे
अगर हम यही सबस्ट्रेट ले, इसी को रिएक्शन करवाना चाहे एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? तो एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है इस तरीके से जाएगी, यही सबस्ट्रेट, यही प्रोडक्ट बना, लेकिन हुआ क्या? ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ी सबस्ट्रेट को अपनी ज्यादा एनर्जी बढ़ानी नहीं पड़ी, यानी कि यहां से लेकर सिर्फ यहां तक, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम यूज हुई इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अगर हम एंजाइम की प्रेजेंस में ग्राफ देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी ये है, यानी कि इस पॉइंट पे आके एंजाइम के बिना अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे आके ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन एंजाइम के साथ देखें तो यहाँ पे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो है, ऑल्दो यहाँ पे एंजाइम होगा नहीं, बस मैं एक रेफरेंस दे रही हूँ कंपैरिजन करने के लिए। तो एंजाइम जो है उसके प्रेजेंस में ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो लेकिन वही रैंडम कॉम्प्लेक्स जो फर्दर प्रोडक्ट में चेंज होने वाला है एंजाइम के बिना, वो यहाँ पे बनेगा। तो बच्चे हमने कितनी सारी एनर्जी सेव कर ली, वो एनर्जी जो टाइम ले रही थी बढ़ने में, वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा चाहिए थी प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो कम हो गई, और उसी एनर्जी को सेम टाइम पे किसी और रिएक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो जो एंजाइम ने क्या किया, टाइम सेव किया, कैसे? बाय लोअरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि सेम टाइम पे ज्यादा रिएक्शन और ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो सके। इस तरीके से काम करता है एंजाइम बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इतना फर्क आ गया, इससे मेजर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन एंड एंजाइम कौन सा है। लेकिन बच्चे इस ग्राफ में ना एक और चीज है, वो भी मैं आपको कंसीडर करवा दूं। यहाँ पे सबस्ट्रेट की एनर्जी कितनी है, ये अगर प्रोडक्ट की एनर्जी देखें तो ये आएगी, डिफरेंस है ना दोनों की एनर्जी में। अगर प्रोडक्ट ऊपर बनता तो भी डिफरेंस आता। तो बच्चे अगर एनर्जी सबस्ट्रेट की ज्यादा होती है ना एनर्जी प्रोडक्ट से, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, तो बच्चे इस ग्राफ को, इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में बाहर, यानी कि एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मींस थर्मल और हीट एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी की फॉर्म में जब एनर्जी बाहर निकल आती है, ओवरऑल रिएक्शन में देखा जाए तो एक्स्ट्रा एनर्जी जब बाहर निकलती है तो बच्चों उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इतनी एनर्जी रिएक्शन बनाने स्टार्ट करने के लिए चाहिए, इतनी यूज भी होगी, बट सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट जो है उसने और एनर्जी लूज की तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन गया। अगर प्रोडक्ट यहाँ पे इस लाइन के ऊपर बनता तो एंडोथर्मिक होती, यानी कि प्रोडक्ट ने और चीजें और एनर्जी बाहर से ली, स्टोर की एक्स्ट्रा, सबस्ट्रेट से लूज नहीं किया। अगर बराबर लाइन पे बनता तो आइसोथर्मिक रिएक्शन होती। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती रहता। तो ये ग्राफ जो है जो एनसीईआरटी ने लिया है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। ठीक है, so this is all about the enzyme specificity and activation energy. So next concept, factors affecting enzyme activity. तो एंजाइम के इस फंक्शन को, इस एक्टिविटी को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं वो जानना है। तो 4 फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे डील करेंगे। सबसे पहला तो टेम्परेचर, दूसरा पीएच, थर्ड उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट यानी कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनहिबिटर। ये 4 चीजें जिसमें सबसे पहले मैं टेम्परेचर ले रही हूं। टेम्परेचर जो है सबसे बड़ा और मेजर फैक्टर है
जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल रहता है टेम्परेचर को लेकर। यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो वो खराब हो सकता है, थोड़ा सा कम हुआ इनएक्टिव हो सकता है। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट है जो दिया गया है, वो बताया गया है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़े। तो ये तो अच्छी बात है ना, प्रोटीन है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर देता है। प्रोटीन यानी कि एंजाइम की बात करते हैं। तो बच्चे ये चीज जो है ना, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल रहती है। ऐसा नहीं है कि 30-40 कर दिया, 40 से 50 कर दिया। हमारी बॉडी के एंजाइम जो है वो इतने टेम्परेचर पे काम नहीं करेंगे। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर 0 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो तो टेम्परेचर तो डबल होता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम जो है वो अपने फेवरेबल टेम्परेचर के करीब पहुंच रहा है। लेकिन उससे ज्यादा बढ़ा दोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे इसके लिए मैं एक ग्राफ दिखा रही हूँ जो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहेगी, तो होता क्या है, इनिशियली जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे रेंडमली एक्टिविटी हो रही है, सबस्ट्रेट यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी उसकी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब स्टार्ट हो चुका है, तो बच्चे इस तरीके से जैसे जैसे टेम्परेचर आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक टाइम पे ऐसा आया कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम जितना पॉसिबल ज्यादा हो सकता है। पर बच्चे अब हमने टेम्परेचर फर्दर बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ नहीं रहा, उल्टा कम हो रहा है। मतलब टेम्परेचर जो है उसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐसा रहता है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम रहेगा, यानी कि ये पॉइंट हर एक एंजाइम में डिफरेंट हर एक एंजाइम में रह सकता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है। तो बच्चे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। इट्स अ टेम्परेचर व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन था। पर बच्चे इस ऑप्टिमम टेम्परेचर को बीच में से देखें, अगर इससे कम टेम्परेचर किया गया तो भी रेट ऑफ रिएक्शन फॉल कर जाएगा, अगर ज्यादा किया तो भी रेट ऑफ रिएक्शन फॉल कर जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसीलिए क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो एक प्रोटीन के लिए, वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए फेवरेबल है, इसीलिए उसने जितनी अच्छे से हो सके रिएक्शन करवाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो गया। पर बच्चे टेम्परेचर जो है इसके कंपैरिजन में अगर कम किया गया तो प्रोटीन के बॉन्ड टूटने शुरू हो गए, है ना, बॉन्ड प्रॉपर्ली स्टेबल नहीं हो पाए, टूटे नहीं, स्टेबल नहीं हो पाए, स्ट्रक्चर जो है वो कन्फर्मेशन नहीं ले पाया अपना प्रॉपर। ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पड़ा है, 3D स्ट्रक्चर बनता है, कितने सारे बॉन्ड्स बनते हैं, तो बॉन्ड्स में कुछ चेंजेस आई, स्ट्रक्चर में इनएक्टिविटी आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्टिविटी लो होती जा रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं एक्टिविटी लो होती जा रही है। तो टेम्परेचर जैसे ही कम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन फॉल्स ड्यू टू इनएक्टिव प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे एंजाइम की बात हो रही है, ठीक है, तो इनएक्टिव एंजाइम। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए वो तो बॉन्ड स्ट्रक्चर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड्स तो पूरे के पूरे टूटने शुरू हो जाते हैं। अब बॉन्ड टूट गए तो प्रोटीन जो है दोबारा तो नॉर्मल होने पे जुड़ेगा नहीं। टेम्परेचर का ऐसा इफेक्ट होता है बॉन्ड पे कि बॉन्ड जो है वो प्रोटीन में वैसे भी वीक है, तो वीक बॉन्ड तो टूट जाते हैं, और टूट जाने के बाद वो प्रोटीन वापस से अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर पे नहीं आ पाता। तो मतलब प्रोटीन का क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रोटीन जो है उसका नेचर खराब हो जाता है, वो डीनेचर हो जाता है। तो इसके केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है फॉल कर जाएगी ड्यू टू प्रोटीन डीनेचुरेशन, यानी कि ड्यू टू एंजाइम डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन हो गई तो एक्टिविटी नहीं हो पाई।
ठीक है, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही एक्सेप्टेबल है और एप्लीकेबल भी। तो बच्चे सिर्फ यहाँ तक बढ़ेगा, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे कम होता जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर।